morning everyone. So today I will discuss topic which is ideal gases. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आइडियल गैसेस का रहेगा। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हम आज इसके बिहेवियर कि हमने पहले पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। आपने आई थिंक देखा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ। इस तीनों लॉज पर बेस्ड जो हमारे जो ग्राफ बनते हैं, वैसे तो सिंपल ग्राफ तो हमें पता है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर पे अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। और उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन बनता कैसे है और उसका थ्योरेटिकल पार्ट होता क्या है, कि हम रियल गैसेस को डेरिवेशन की फॉर्म में क्यों नहीं लेते हैं, या फिर उसका अगर डेरिवेशन करना है तो हम किस फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बॉयल्स लॉ था, हमें पता है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो होती है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। सेकेंड चार्ल्स लॉ जो बोलता है वो V इज़ हमारे पास में होता है V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएगा, और नोट्स आपको जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसमें अंदर मिल जाएगा। रिसेंटली आपको जो जल्दी ही इसका वीडियो मिल जाएगा। एंड थर्ड इज T is proportional, your pressure is proportional to the T. सो इफ़ आप दो इक्वेशन कोई सी भी ले सकते हो, या तो आप फर्स्ट ये और ये ले लीजिए। इनको अगर आप दोनों को मर्ज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो आपका क्या आंसर आएगा हमारे पास में V इज़ प्रोपोर्शनल टू द T अपॉन P। और V और P को मैंने साथ में लिख दिया कि अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ। कांस्टेंट लिया मैंने, जो होगा मेरे पास में V इक्वल्स टू KTP। अभी मैं जस्ट एक कांस्टेंट ले रही हूँ K, यह सिंपल में लिख देती हूँ अगर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम आगे जाके बोल्ट्जमान कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट को शो करेंगे, तो हम कांस्टेंट लिख देते हैं सिंपल। तो PV अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब जो ये आइडियल गैस होती है, सिंपल जी, ये आइडियल गैस जो होती है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मोल्स पर डिपेंड करती है। अगर इसको नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मैं लेना चाहूँ, ये सिर्फ आइडियल गैस हम थ्योरेटिकली समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली ये प्रूफ नहीं हो पाती है। अगर ये इक्वेशन सिर्फ एक मोल के लिए होती है तो ये वैलिड हो जाती है। अदरवाइज अगर मैं n मोल्स के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, फॉर n मोल्स PV अपॉन T इक्वल्स टू n कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसको नेम दिया जाता है R से। सो PV अपॉन T इक्वल्स टू NR। सो PV इक्वल्स टू NRT। ये परफेक्ट गैस की इक्वेशन है या आइडियल गैस की इक्वेशन है। PV इक्वल्स टू NRT फॉर n मोल। अब जो n होता है वो क्या होता है बेटा, n होता है आपके पास में टोटल मास ऑफ जो भी आपके पास में गैस का है इन ग्राम के अंदर। सेकेंड चीज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है हमारे पास में, अगर मास हमारे पास गैस का अगर वन हो सकता है तो 1/m टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है। और अगर मैं इसको नए टर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो ये तो हमारे पास 1/m में हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो PV इक्वल्स टू 1/m RT हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। देखिए बेटा ये यहाँ तक डिफाइन हो गया। अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स को अवगाद्रो नंबर में डिफाइन करना चाहूँ, अब अवगाद्रो नंबर क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर है हमारे पास में जो कि हम आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हमें मोल्स निकालना है या फिर हमें उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है और हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू आपके पास में कैपिटल N और Na। कैपिटल N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवगाद्रो नंबर, छोटा सा लिख रही हूँ अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, आई थिंक ये आपको ऐसे शो हो जाएगा। अवगाद्रो नंबर क्या होता है बेटा, ये होता है हमारे पास वैल्यू, इसका होता है 6.023 × 10⁻23।
ठीक है, ये हमारे अवगाद्रो नंबर का वैल्यू है। हम आर कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल के बता देंगे आपको, जिससे आपको उसका वैल्यू वैसे तो याद रख सकते हैं या फिर गिवन होता है। बाई चांस आपको इसका भी डेरिवेशन अगर है तो हम ये भी बता देते हैं कि अवगाद्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है और उसके अलावा आर का वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं। अवगाद्रो नंबर ये होता है मोल -1, बिकॉज ये तो मोल्स है और ये मॉलिक्यूल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। अवगाद्रो नंबर का अगर मेरे को डायमेंशन निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगी? अवगाद्रो नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। और हमें पता है कि हमने फर्स्ट 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स पढ़ी है, जिसमें एक होती है मोल एक अपने आप में यूनिट और डायमेंशन है। तो ये मोल हो गया, इसलिए इसका तो कुछ नहीं है, तो 1/मोल हो गया, यानी कि मोल इनवर्स। अब मैं आर का वैल्यू निकालना चाहूँगी तो आर क्या हो जाएगा? PV/T फॉर 1 मोल के लिए लिखूँगी, क्योंकि n बराबर मैंने यहाँ पर 1 लिया हुआ है। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ n के लिए भी लिखना चाहूँ तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसका यूनिट। अब ये जो p होता है किस पर लिया है मैंने? 1 atm पर। 1 atm आइडियल गैस इक्वेशन जो एक परफेक्ट गैस है, तो मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही रहेगी वो। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी किसका रहता है? स्टैंडर्ड STP पर आपका Hg का रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे, जो p होगा हमारे पास में वो होगा हमारे पास में 0.76 m ऑफ Hg का। ठीक है, 76 Hg का मतलब क्या है? Hg का डेंसिटी कितना होता है हमारे पास? ये हम जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो कैसे लिखते हैं? ρgh से। रो इसका कितना होता है? Hg का होता है 13.6 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके अलावा हाइट जो है 0.676 सॉरी। ठीक है, तो इतना हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास P आ जाएगा। और T जो आप लेंगे वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि कितना यूज़ करेंगे? 273.15 केल्विन। और हम लोग उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास V जो यूज़ करेंगे वो लेंगे 22.4 लीटर पर। अब आप लोग बोलेंगे कि हमने 1 मोल गैस Hg का क्यों लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर पर हमको मिल जाता है। मरकरी बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, वाटर का इतना ज़्यादा हमें फिर हाइट का पता नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर तक तो कितना ही भर सकते हैं, लेकिन Hg 1.76 मीटर तक ही आप फिल कर सकते हो, तो ये फिक्स रहता है। ठीक है, अब इन सब का वैल्यूज़ पुट करने पर जो n बराबर हम 1 मोल लेंगे, लेकिन उसका डायमेंशन ज़रूर आएगा। तो r कितना आ जाएगा? हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। p का वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.76 डिवाइड बाय 273.15 इंटू 22.4 लीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, मीटर में करेंगे तो 10⁻³ इस टाइप से इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, अब देखो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है इसका आंसर आएगा 8.314 न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसका डायमेंशन अगर मैं देखूं तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, एंड टी होता है टेम्परेचर केल्विन और मोल। ठीक है, तो 8.314। हमें ये भी पता है कि हम जो न्यूटन इंटू मीटर, ये कैंसिल हो गया, न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल लिखते हैं, केल्विन -1 मोल -1। सो इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा हमारे पास में? mL2T-2 K-1 मोल -1। इस टाइप से इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो फाइनली इतना हमारे को वैल्यू समझ में आ गया। अब नेक्स्ट होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या होता है? तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है बेटा कैपिटल R गैस कांस्टेंट, एन हमारे पास में जो है अवगाद्रो नंबर इंटू KB, ये रिलेशन होता है इनके बीच में। तो आप जब इनका वैल्यू रखेंगे, जैसे हमने KB निकालना है तो हम R का वैल्यू और Na का वैल्यू रखेंगे। R का वैल्यू 8.314, अवगाद्रो नंबर का 6.023 इंटू 10⁻23, और इसका उल्टा हो जाएगा तो ये आंसर आएगा 1.38 इंटू 10⁻23
जूल केल्विन -1। Na जो होता है मोल -1 होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं ml2T-2K-1। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे आज, वो है हमारे पास में आइडियल गैस। थ्योरेटिकली जो अभी मैं ग्राफ की आपसे बात कर रही थी वो क्या होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन बेटा आप लोग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये है समझना पड़ता है कि आइडियल गैस इक्वेशन एक तरीके से सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होती है, परफेक्ट गैस बनती है। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या उनका जो साइज़ होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो इनका जो साइज़ होता है वो नेग्लिजिबल साइज़ होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकेंड, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मतलब ये फुलफिल हो जाता है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये लो प्रेशर पर भी आइडियल गैस इक्वेशन प्रूव करते हैं और हाई टेम्परेचर पर भी आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। इसके लिए हम 3 ग्राफ या 3 बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमने बॉयल्स लॉ के लिए जो पढ़ा था, हमारा जो कर्व था वो था हमारे पास में P और V का। वो हमारा P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द V है, तो यानी कि वो जो कर्व आएगा हमारे पास में वो एक्सपोनेंशियली डिके का कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली डिके कर्व कैसे बनता है हमारे पास में, P का और V का, इस टाइप से P और V का ग्राफ बनता है, ठीक है। ये दो के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, एक बनाएंगे रियल गैस के लिए, एक बनाएंगे आइडियल गैस के लिए। तो ये हमारा डॉट डॉट मतलब आइडियल गैस हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आइडियल गैस हो गया, ये हमारा रियल गैस हो गया, ठीक है। ये भी हमारा रियल गैस है, और ये जो है ये डॉट डॉट यहाँ बना लेते हैं, ये हमारे पास में आइडियल गैस हो गया, ठीक है। अब ये दो क्यों बनाया है, ये मैंने डिफरेंट टेम्परेचर के लिए मेज़र करने के लिए बनाया है। एक मैंने बनाया है T1 टेम्परेचर के लिए, एक मैंने बनाया है T2 टेम्परेचर के लिए। T2 का ये डॉट डॉट वाला जो है ये हमारा एक तरीके से ये आइडियल है, जो डॉट डॉट वाला है वो आइडियल है, जो रियल है वो सॉलिड वाला है। तो T1 टेम्परेचर ज़्यादा हमको दिख रहा है कि इसका जो है कर्व इस टाइप से शो हो रहा है, तो T1 टेम्परेचर ग्रेटर देन T2 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कर्व है वो चार्ल्स लॉ के लिए हम समझेंगे कि चार्ल्स लॉ के लिए अगर हमारे को कर्व बनाना पड़े तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चार्ल्स लॉ अगर मैं बात करूँ, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू द T, तो V और T का ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। हमें पता है ये कांस्टेंट प्रेशर पर बनता है और स्ट्रेट लाइन बनता है, बट जब हम इसको रियल और आइडियल केस में प्रूव करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा सा कर्व्ड शेप में बनता है इस टाइप से। आइडियली तो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता ये रियली ऐसा है। तो ये तो हो गया हमारे पास में आइडियल गैस के लिए, ये हमारे पास में P1 प्रेशर के लिए कांस्टेंट के लिए, और ये जो हमारे पास में है सॉलिड लाइन है वो रियल गैस के लिए है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास में अगर हम बात करें तो ये डॉटेड, अगर मैं डॉटेड बात करूँ तो डॉटेड मेरे लिए कौन सा हो गया, ये वाला, ये आइडियल ही ऐसा होना चाहिए। ये P2 प्रेशर के लिए है और ये वाला जो है हमारे पास में वो रियल के लिए है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हो गए। एक फाइनल ग्राफ हमारे पास में जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे कि आइडियल गैस इक्वेशन में होनी चाहिए, वो इस टाइप से बना सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो PV बराबर nRT होता है हमारे पास में, ठीक है। अब अगर R की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, PV अपॉन NT। अगर मैंने यहाँ पर कोई फिक्स R की वैल्यू रख दिया और हम ग्राफ बना रहे हैं एक तो प्रेशर के बीच में और PV अपॉन NT के बीच में, ठीक है। तो यानी कि R
कहने का मतलब सिंपल आर। अब आर पे तो ग्राफ अच्छा सा आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली आ जाएगा। लेकिन अगर T1 T2, ये आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं कि ये वाला जो सॉलिड लाइन आई है वो किसके लिए आई है, आइडियल गैस के लिए, ये फिक्स है। लेकिन रियल गैस के लिए कोई गैस कांस्टेंट ऐसा वेरी नहीं करता, टेम्परेचर वेरी करना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा कि T1 के लिए इसका टेम्परेचर इस टाइप से थोड़ा सा कर्व शेप में आ जाएगा, फिर और ज़्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले पॉइंट के अंदर हमारा जो कर्व है और ब्रॉड होता चला जाएगा। इस टाइप से हमारे जो कर्व हैं ये आ जाएंगे, ये T1 के लिए, ये T2 के लिए और ये T3 के लिए। तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, तो ये तीनों ग्राफ हमारे फुलफिल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन। सो काइनेटिक थ्योरी जो मेन हमारे पास चैप्टर है वो आइडियल गैस के लिए क्या होगा। तो हम लोग अगर बात करें कि इसमें क्या क्या कुछ अजम्पशन माने जाते हैं। फर्स्ट अजम्पशन तो और जो आइडियल गैस है वो हमारी जो इसकी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास में ये समथिंग शेप है, तो इसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम आइडियल गैस की बात करी तो हम आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए उनको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस के। यानी कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है जबकि इनका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर दूसरी चीज़ हम माने कि अगर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं या इधर उधर मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी सारी डायरेक्शन में रहती है, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस टाइप से सारी डायरेक्शन में इनका वेलोसिटी रहता ही रहता है। और ये प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, इन सब पर ये फुलफिल करते हैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन है। और अगर इनका कोलिजन या आपस में टकराए तो इनके टकराने के बाद अगर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है बेटा, तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या हो जाता है कि इनमें क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन से हमें पता है कि इनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो मतलब उस कंडीशन में ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ना ही कोई रिपल्शन फोर्स लगेगा, मतलब इनका टोटल एनर्जी इन्होंने कंजर्व कर दिया। तो मतलब जो जहाँ पे जैसा है, मतलब इसने अगर इसको एनर्जी दी और इसने वापस इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करी तो ये वहीं पर रहेंगे, तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा, अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो इनकी एनर्जी पूरी तरीके से कंजर्व रहेगी। और दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाते हैं आफ्टर दैट, तो जब वो मूव करेंगे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो वो एक जैसी वेलोसिटी से ही मूव करेंगे, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। और जब ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके बीच का जो पाथ होता है या पाथ डिफरेंस होता है, या दो कोलिजन के बीच में अगर ये जो पाथ या एवरेज डिस्टेंस कवर करते हैं उनको बोला जाता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के अगर हमसे अजम्पशन पूछे जाएं तो अजम्पशन यही हुए कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर रैंडम मोशन करते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, वेजल की वॉल से टकराएंगे तो उनका वेलोसिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा अगर वो वॉल से टकराते हैं। लेकिन अगर वो आपस में कोलाइड करके और एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जाते हैं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले जाते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने के बाद दो कोलिजन अगर उनका सक्सेसिव कोलिजन रहता है तो उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो मीन फ्री पाथ होता है। और मॉलिक्यूल का खुद का साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उस कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ अजम्पशन है जो काइनेटिक थ्योरी के हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक परफेक्ट गैस को अगर हमने उसको अगर दबाया, ठीक है, एक्सर्टेड किया, ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से डेरिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके लिए हम लोग अगर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस के लिए मैं को एक तरीके से वॉल लाइक क्यूब शेप में ले रही हूँ। इसके अंदर
इसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अगर कोलाइड करेंगे तो सबसे पहले उनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन को हम देखेंगे। और उसके बाद में जैसे मेरे पास में ये जैसे ही मेरे पास में ये वाली डायरेक्शन x है तो ये वाली डायरेक्शन मेरे पास में y है। ओके, ये हम समझ सकते हैं। और इस अगर ये दो मैं शेप बना दूँ लाइक इस टाइप से, मेरा ये वेजल है तो हाफ पार्ट में अगर मैंने कुछ गैस फिल कर दिया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अगर टकराए एक पार्ट से दूसरे, एक वॉल से दूसरे वॉल में टकरा रहे हैं, सिंपल, तो इफ़ आई एम जस्ट टेकिंग दैट पैरेलल, इनके कोऑर्डिनेट अगर हमको लेने पड़े, एक साइड क्यूब का है दूसरे साइड के पैरेलल है, ये हमको शो भी हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब हम इसमें क्या लेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज हम हमेशा जब क्यूब की बात करते हैं तो हमें वॉल्यूम लेना ही पड़ता है। हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिट मतलब वॉल्यूम के अंदर, यानी कि अगर मैं गैस की बात कर रही हूँ तो गैस के अंदर क्या है, बेसिकली वॉल्यूम ही रहता है गैस का। तो नंबर ऑफ एन जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो ये नेक्स्ट हो गया हमारे पास में। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अगर मेरी तीन डायरेक्शन में देखूं कि एक मॉलिक्यूल ए है, उसका वेलोसिटी एक्स में है वी एक्स, वाई में है वी वाई, और जेड डायरेक्शन में है वी जेड, ठीक है। ये वॉल के पहले तो आपके पास में जो है ये वॉल के परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वैसे प्लेनर बॉडी के अंदर बीच में ये एरिया में रखा गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका जो वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो वी एक्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लाइक इस डायरेक्शन में, इसका वी वाई इस डायरेक्शन में, और इसका वी जेड इस डायरेक्शन में। कैसे, ये वी एक्स, ये वी वाई और ये वी जेड, इस टाइप से इसका वी एक्स, वी वाई और वी जेड हो जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस वॉल से आया, इस वॉल से कोलाइड करा और रीबाउंड होकर के वापस से वो इधर से निकल गया। थोड़ा सा मैसी हो गया हो तो मैं दोबारा से इसको रिक्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। इस टाइप से आया और इस टाइप से, जैसे हम दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से आया और वापस से यहाँ पे रीबाउंड होकर के चला गया, तो इस कंडीशन में उसका वेलोसिटी एक्स में, फिर वाई में और जेड में इस टाइप से रहेगा। सो फोर्स इक्वल्स टू एम एन वी एक्स स्क्वायर डेल्ट ए। सो एम एन वी एक्स स्क्वायर है, सो force upon area equals to mn vx square. This is known as pressure P. So pressure P equals to mn vx square. अगर मैं मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के में कंबाइनिंग में लेना चाहूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो उनका एवरेज वेलोसिटी लेकर के हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। और इफ़ आई एम जस्ट टेकिंग दैट वी एक्स स्क्वायर का एवरेज इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर का एवरेज इक्वल्स टू वी जेड स्क्वायर का एवरेज इक्वल होता है, तो टोटल वेलोसिटी क्या होता है एवरेज का, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो 3vx स्क्वायर हो जाएगा। 3vx स्क्वायर बार इक्वल्स टू वी स्क्वायर बार अपॉन 3। तो फाइनली हम x डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर मैं टोटल एवरेज x y z में लेना चाहूँ तो p क्या हो जाएगा, 1/3 mn v स्क्वायर बार। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो सबसे पहले हम वापस इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, और अगर मैं इसको डेंसिटी में लेना चाहूँ तो डेंसिटी क्या होता है मेरा, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो स्मॉल एन क्या था, कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम। हमने यहाँ पर इतनी देर से क्या लिखा है, यहाँ पर एन है, ये जो एन होता है वो क्या है, एन अपॉन वी। सो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास सपोज 1 होते तो 1/v हो जाता है ये, तो स्मॉल एन क्या हो जाता 1/v। तो रो
रो की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो mn को मैं क्या लिख सकती हूँ, v इक्वल्स टू 1/n। ओके, तो रो इक्वल्स टू m अपॉन v की जगह 1/n, तो mn। सो mn की जगह पे भी यहाँ पे रख सकती हूँ p इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार। सो फाइनली आंसर इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार एवरेज वेलोसिटी। सो हमने इसके थोड़े से स्टेप वापस से रिपीट कर देते हैं कि हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक करा क्या। इसका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अगर हमें निकालना हो, ये फाइनली हमें डेरिवेशन एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करा हमने सबसे पहले एक शेप बनाया। शेप बनाने के बाद उसमें मॉलिक्यूल है, इस क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल जो होता है एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर यू कैन से कि उनमें वो कोलाइड कर रहा है। कोलाइड करने के बाद वो रिबाउंड्स हो रहा है, वापस से उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकाला हमने फर्स्टली। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा माइनस माइनस की वजह से -2 mvx आया। फिर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लिया, इसलिए हमने उसको टोटल 2 mvx किया। हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो n होता है, नंबर डेंसिटी होती है n इक्वल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या था, वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या था, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम। डेल्टा टी टाइम के अंदर हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, बट हम एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने हाफ किया था। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्स डायरेक्शन था तो एक्स डायरेक्शन ले लिया था, यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने वापस से डेल्टा पी लिखा था, चेंज इन मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो हमारा क्या था 2mvx ये था। इसको हमने जो हमारा ये पूरा मॉलिक्यूल आया इसको मल्टीप्लाई किया nvx डेल्टा टी, और उसके बाद में जो हमारा आंसर आया था उसमें फिर हमने चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी को फोर्स लिखा, फोर्स अपॉन एरिया को हमने प्रेशर लिखा। प्रेशर आने के बाद में फिर उसके बाद में हाफ mn, फिर उसको रो में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से हमने इसको पूरा सॉल्व करके वापस स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। तो ये एक डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट होता है हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो इसको समझने के लिए हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले हमें एक रिलेशन और निकालना पड़ेगा। आप एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और प्रेशर होता है उनके बीच में क्या रिलेशन है, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले उसको पता करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर जो था हमारे पास में P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, एवरेज वी स्क्वायर था। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², अगर उसको रो में कन्वर्ट करूँ तो हाफ रो वी स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल एवरेज की जगह नॉर्मल वेलोसिटी ले लेती हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देती हूँ, इसको आप लिख सकते हैं, ई डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे आया, हमारे को पता है कि मास जो होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है रो इंटू वी। अब पर यूनिट वॉल्यूम की बात करिए तो यहाँ पर भी हमने जो एनर्जी होता है हाफ mv², इधर भी v इधर भी v, तो ये क्या हो गया रो। ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये ई डैश हो गया और ये हो गया हाफ रो v²। यहाँ से ये रिलेशन आया है हमारा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 किया हमने, तो p अपॉन ई डैश इक्वल्स टू 1/3 रो v² अपॉन 1/2 रो v², तो 2/3 आ गया। सो प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 ई डैश। सो फाइनली दिस रिलेशन कम। ठीक है, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो एनर्जी है ये है हमारे पास ई डैश, वापस से लिख देते हैं हम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, यू कैन से ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम।
और अब हम जो हमने ऊपर टॉपिक लिखा था उसको वापस से देखते हैं कि हमें क्या निकालना था। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के लिए क्या करना है हमको, हमने इतना कर दिया। अब हमें डेंसिटी और मास और वॉल्यूम तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। सो प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 ई डैश। अगर मैं इसको ई में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, 2/3 ई अपॉन वी। सो पी वी इक्वल्स टू 2/3 ई, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, पी वी बराबर क्या होता है, आर टी। ओके, पी वी इक्वल्स टू आर टी एंड देन पी वी इक्वल्स टू आर टी, तो 2/3 E equals to RT. So E equals to 3/2 RT. We know that Boltzmann constant, जो R होता है वो N के बी अवगाद्रो नंबर एंड के बी कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। सो E equals to 3/2 N के बी। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, 3/2 R हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो एन है, काइनेटिक ई अपॉन एन लिख सकते हैं, इसको ई बार लिख दिया, इक्वल्स टू 3/2 के टी या के बी टी। सो फाइनली ई बार इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो दिस इज, एंड आफ्टर दैट ये पर मॉलिक्यूल आ गया। और वी नो दैट हमने अभी अभी इक्वेशन लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिखना चाहे तो हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं। अगर हमने एवरेज वेलोसिटी लिया है तो वी स्क्वायर लिख देंगे। और एवरेज वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या आया, 3/2 आर टी। इसको हम इक्वल करते हैं तो हाफ 2 से 2 कैंसिल आउट, वी स्क्वायर बार इक्वल्स टू 3 आर टी अपॉन एम। ठीक है, वी स्क्वायर बार मीन्स क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर, इसको आप आरएमएस वेलोसिटी भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। इस टाइप से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, 3RT अपॉन एम। इस इक्वेशन का ये मैंने रूट में कर दिया, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस। सो ये VRMS जो वेलोसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो फाइनली टेम्परेचर के ये रूट के प्रोपोर्शनल होता है। सो मॉलिक्यूल के जो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा मोशन में है या आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और उनका वेलोसिटी भी उतना डबल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा, अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 है तो VRMS वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो ये है आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर 0 को वी कैन से दैट एब्सोल्यूट 0 एज टेम्परेचर एट विच ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। हमने क्या क्या बताया इसके बाद वापस से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाला। और रिलेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वो 1/3 वाली इक्वेशन लिखी, हमारे पास प्रेशर की 1/3 रो वी स्क्वायर वाली लिखी इक्वेशन। एंड देन हमने ई वाली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली इक्वेशन यानी कि ई डैश लिखा, इतना हाफ रो वी स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड किया। तो फाइनली हमारा प्रेशर अपॉन ई डैश, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हमारे पास में। अब इंटरप्रिटेशन के लिए क्या लिखा हमने, जो हमारे पास 2/3 ई था उसको हमने यूज़ किया ई अपॉन वी कन्वर्ट करके और उसको पी के बराबर किया, फिर पी के इक्वल किया, फिर इसको पी वी आ गया हमारे पास में, पी वी इक्वल्स टू 2/3 ई। ठीक है, 2/3 ई किया और फिर उसको आर टी के इक्वल किया और उसके अलावा ई बराबर हमारा आ गया था 3/2 आर टी, फिर इसको एन के बी टी के फॉर्म में लिखा और ई अपॉन एम को एनर्जी पर यूनिट पर मॉलिक्यूल लिख दिया था। उसके आफ्टर दैट हमने फिर वापस से इसको आरएमएस वैल्यू के लिए हमने इसको इक्वल करके और आरएमएस वैल्यू निकाली ऑफ वेलोसिटी की। तो ये कुछ डेरिवेशन हमको यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डेरिवेशन ऑफ आपके जो गैस लॉज के डेरिवेशन है उससे आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन सबको करेंगे हम।